एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आज के समय में कई ऐसे युवा किसान हैं जो खेती को किसी की नौकरी के बजाय आजीविका का एक बेहतर विकल्प मानते हुए मिट्टी से नाता जोड़ रहे हैं। कुछ ऐसी ही है मध्य प्रदेश के बैतूल में रहने वाले एक प्रगतिशील किसान की कहानी, जो आधुनिक तरीके से सब्जी की खेती कर स्वयं तो आत्मनिर्भर बन ही गए हैं, साथ ही कई अन्य लोगों को भी गांव में ही रोजगार देने का काम कर रहे हैं। एक ओर जहां लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे ऐसे युवाओं की संख्या भी बढ़ने लगी है जो अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर खेती में अपना करियर बनाने के लिए गांवों की ओर लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में रहने वाले किसान नवनीत वर्मा का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद नवनीत गांव वापस आकर खेती किसानी में जुड़ गए और अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। मैं 2008 से खेती करना चालू किया। मेरी पढ़ाई बीएससी एग्रीकल्चर रायपुर यूनिवर्सिटी से की थी मैंने, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। बस उसके बाद मैंने अपनी खेती पुश्तैनी खेती को करना चालू किया 2008 में। और शुरुआती दौर में जो ट्रेडिशनल थी गन्ने की खेती थी, अपने गेहूँ सोयाबीन जो चल रहा था उसी पे धीरे धीरे चालू किया। फिर वेजिटेबल्स में भी हमने चालू किया, तो ऐसा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। नवनीत का परिवार लंबे समय से परंपरागत खेती कर रहा था। पहले उनके परिवार के लोग मक्का, गेहूं, सोयाबीन और गन्ना की खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन फसलों की लागत और मुनाफे का अंतर कम होता गया। कुछ समय तक परंपरागत कृषि करने के बाद उन्हें समझ में आया कि आय में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। तब नवनीत ने अपने पिता की सलाह मानकर आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरे फादर का मेरे को काफ़ी सहयोग है, उनके ही मार्गदर्शन में ये वो भी पहले से सीड का और खेती में नए नए प्रयोगों का सब्जी भाजी का वो करते थे। वो उसी चीज़ को मैंने अपनाते हुए आगे बढ़ाया, तो उनके ही मार्गदर्शन में ये आगे बढ़ी। घर में फैमिली का भी सपोर्ट रहता है, काम में काफ़ी सपोर्ट मिलता है मेरी वाइफ का, और सभी का लेबर भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वो रहते हैं जब भी ये हो पाता है इतना संभव। नवनीत ने परंपरागत खेती में बढ़ते नुकसान को देखते हुए धीरे धीरे बागवानी फसलों के साथ तकनीक आधारित आधुनिक खेती की ओर रुख कर लिया, जहां उन्हें पहले से कम मेहनत करना पड़ता है और साथ ही कम समय में अच्छा उत्पादन मिल जाता है। नवनीत अब अपनी खेती में ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और शेडनेट जैसे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें खेती में अत्यधिक श्रम नहीं करना पड़ता और कमाई भी पारंपरिक फसलों से ज्यादा हो रही है। यही वजह है कि पारंपरिक कृषि प्रणाली की जगह आधुनिक तकनीक से फसल का उत्पादन प्रगतिशील किसान नवनीत वर्मा की प्राथमिकता बन गई है। परंपरागत खेती और ट्रेडिशनल जो नई खेती है, इसमें काफ़ी अंतर है। इसमें आधुनिकता में जैसे जल प्रबंधन में हम जाएं तो जो ड्रिप है, ड्रिप से पानी की काफ़ी बचत होती है और कम पानी में बड़े एरिया में आप सिंचाई कर सकते हैं। इसमें आप खाद घुलनशील खादों का प्रयोग करके आप खाद लेबर कास्टिंग बचा सकते हैं। तो नई खेती में ये सब चीज़ें, मल्चिंग से हम जो खरपतवार है, खरपतवार का नियंत्रण, मल्चिंग अगर हम करते हैं तो खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार निकलाने की जो कास्टिंग है वो बच जाती है। तो ऐसी नई चीज़ें अपना के हम इन चीज़ों को ट्रेडिशनल खेती से ज़्यादा लाभ नई खेती में हम कमा सकते हैं। वैसे तो नवनीत पिछले 2 दशकों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन साल 2015 में उन्हें कुछ दोस्तों से पॉली हाउस के बारे में पता चला। फिर साल 2018-19 में सरकार की एक योजना के तहत 1 एकड़ जमीन में शेड नेट तैयार कराया। 1 एकड़ जमीन में शेड नेट का निर्माण उद्यानिकी विभाग की योजना के तहत करवाया गया, जिस पर 22 लाख रुपए की लागत का 50% यानी 11 लाख रुपए अनुदान मिल गया। बैंक ऋण को नवनीत ने महज 3 साल से भी कम समय में चुका दिया। 1 एकड़ जमीन में बना ये शेड नेट 10 एकड़ की खुली खेत के बराबर उपज देने की क्षमता रखता है।
2015-16 में ये विचार आया, जो ओपन में जब हम वेजिटेबल्स करते थे तो इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता था उस पर। क्रॉप ख़राब हो जाती थी और उतना रेट नहीं मिल पाता था, क्वालिटी ख़राब होती थी। तो फिर विचार आया कि इससे बचने के लिए संरक्षित खेती की जाए। तो उस वजह से फिर हम सेडनेट पे गए। इसके लिए हार्टिकल्चर विभाग से हमने संपर्क किया, उन्होंने काफ़ी मदद की और उन्हीं के माध्यम से 50% सब्सिडी में अपन ने एक एकड़ में सेडनेट लगवाया। इस शेड नेट में नवनीत इन दिनों बीन्स के साथ साथ टमाटर, खीरा और मिर्च की खेती भी करते हैं। नवनीत द्वारा उपजाए गए बीन्स स्थानीय बाजार में 60 रुपये किलो तक बिक जाते हैं। इसे बड़े शहरों के बाजारों में बेचे जाने पर इसकी कीमत और ज्यादा मिलती है। आमतौर पर ये बीन्स बिना रेशे वाली होती है, जिस वजह से इसे बेहद पसंद किया जाता है। नवनीत अपने खेतों से पैदा होने वाले बीन्स को नागपुर भेजते हैं। वहां से मुंबई, पुणे और अरब देशों तक इसे डिब्बे में पैक करके भेजा जाता है। नवनीत द्वारा उपजाए गए इस बीन्स की शेल्फ लाइफ काफी अच्छी है। लंबे समय तक स्टोर करने के बाद भी इसकी ताजगी और हरापन कायम रहता है। हम जब यहाँ पे खीरे और टमाटर की खेती कर रहे थे तो सभी जो फार्मर हैं वही लगा रहे थे, तो इसलिए लीग से कुछ हटके करने का मन था कि कोई ऐसी क्रॉप हो जो कंपटीशन, मंडी में जो कंपटीशन है वो ना, कंपटीटर ना रहे। इस पे फिर मुझे बीन्स की खेती मिली कि बीन्स लगती है, पोलो बीन्स ये पूना तरफ होती है, पूना बॉम्बे में होती है और अच्छी बिकती है, लोग खाने में से पसंद करते हैं। तो फिर हमने भी प्रयास किया इसको बीन्स की खेती को करने के लिए, और इसके बीन्स की कैनिंग बाटलिंग होके बाहर भी विदेशों में भी संभावनाएं हैं इसकी। और ये 210 दिन की टोटल क्रॉप रहती है सीड लगाने के बाद, और उत्पादन लगभग इसका 500 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को मिला था इसमें। नवनीत वर्मा अभी यहीं तक नहीं रुके हैं, बल्कि उन्होंने अपनी उपज को लेकर फ्यूचर प्लान भी बनाया है। नवनीत जल्द ही बीन्स, टमाटर और दूसरी सब्जियों का वैल्यू एडिशन शुरू करने जा रहे हैं। बीन्स का प्रोडक्शन बढ़ने पर कैनिंग बॉटलिंग प्लांट लगाने की योजना है और बीन्स की पैकेजिंग करके दुनिया भर में बीन्स का एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक ही फसल को अगर सभी किसान लगाते हैं और सरप्लस में जब मार्केट में आती है तो वो या तो बहुत कम दाम मिलते हैं, किसान को उचित दाम नहीं मिलते, और वो या तो फिर फिकाती है, वो चीज़ बेकार जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये सब सब्जियां क्या है, एक दिन 2 दिन से ज़्यादा इनका स्टोरेज, भंडारण भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं हो पाता। तो अगर इसमें हम वैल्यू एडिशन कर लें, इसे डिहाइड्रेट सोलर ड्रायर या इस टाइप की जो चीज़ों से उसको अगर सुखा के हम रख लें, तो इस चीज़ की वैल्यू एडिशन, जिस समय उसकी डिमांड ज़्यादा है सूखी सब्जियों की या अपने मोरिंगा लीफ की हुई, कसूरी मेथी का, हमने इन चीज़ों को ट्राई किया है 2018 में करके देखा था, तो काफ़ी अच्छा वो रहा। प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ये सूख सकते हैं ड्रायर में, तो हमने ड्रायर भी बनवाए हैं इसके लिए, सोलर ड्रायर बनवाए हैं। सफल किसान नवनीत कहते हैं कि जब तक खेती और उसकी मार्केटिंग के तरीके में बदलाव नहीं होगा, तब तक किसान अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकता। वे कहते हैं कि किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो परंपरागत खेती को छोड़ डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए आधुनिक कृषि प्रणाली के तहत बागवानी और सब्जी की खेती को अपनाना होगा। मार्केटिंग के हिसाब से अगर मार्केट में जिस समय जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, हाफ सीजन जो चीज़ें मिलेगी उसकी डिमांड ऑलरेडी रहेगी। अगर हम सभी किसान एक साथ एक ही क्रॉप को लगाएंगे और एक ही सीजन में, जिस सीजन में वो होती हैं, तो उसके रेट उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। अब अपेक्षाकृत अगर उसको आप सीजन में हम प्रयास करें, आप सीजन में प्रयास मतलब ऐसा कि जर्मिनेशन चेम्बर का हम यूज़ अगर करके जर्मिनेट कर रहे हैं, प्रो ट्रे में हम अगर सीडलिंग पहले तैयार कर लें, समय से 1 महीने 2 महीने पहले हमने सीडलिंग तैयार रहे और उसको खेत में ट्रांसप्लांट करें, तो शुरुआती दौर में रेट अच्छा मिलता है। देश के लगभग आधे किसान नहीं चाहते कि उनकी आने वाली पीढ़ियां खेती करें, लेकिन नवनीत ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया और आगे वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी खेती किसानी में ही अपना शानदार करियर बनाए। नवनीत खासकर युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए जागरूक कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवक
आधुनिक कृषि प्रणाली के सहारे बेहतर आमदनी कमा सके। मेरा एक बच्चा है, मैं उसको खेती में ही प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आगे अपने को खेती से करना है, आधुनिक खेती करना है। ट्रेडिशनल खेती में बहुत बड़ी संभावना है। आज हमारे देश में वेजिटेबल्स और फ्रूट में माने तो सेकंड नंबर पे है हमारा देश, और प्रोसेसिंग कम हो रही है, 2% मात्र प्रोसेसिंग है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट बड़ी और वो ही तो हम काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। और युवा भी, नए जो युवा हैं इस क्षेत्र में काफ़ी संभावना है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में अपार संभावना है। ज्यादातर किसान परंपरागत तरीके से धान गेहूं की खेती करते हैं। इससे जो भी आमदनी होती है उससे फायदा न के बराबर होता है। लेकिन इसी के साथ ही अगर कोई किसान सब्जियों की खेती करता है तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश बैतूल से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में किसानों के काम की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है एनसीडीएक्स पाठशाला का। फ्यूचर मार्केट क्या होता है और फ्यूचर मार्केट यानी कि वायदा बाजार के बारे में जानकारी रखना किसानों को कितना फायदा पहुंचा सकता है, आइए जानते हैं एनसीडीएक्स पाठशाला में। नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीडीएक्स की पाठशाला में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो कि बहुत चर्चित है, बट शायद जिसकी जानकारी आज भी लोगों के पास सीमित है। और हम बात करेंगे वायदा बाजार की। जब भी हम वायदा बाजार की बात करते हैं तो बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, या बहुत तरह के कन्फ्यूज़न है, या बहुत तरह की ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती है और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ईजी लैंग्वेज में मैं आज बताना चाहूँगा कि वायदा बाजार क्या होता है और किस तरीके से जो भी कमोडिटीज़ में ट्रेड करने वाले लोग हैं या फार्मर्स हैं जो उस कमोडिटी को उगाते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेड करके और बिना ट्रेड किए भी। वायदा बाजार एक तरह का वायदा का एक सौदा होता है जिसमें एक इंटरनेशनल लेवल की एक्सचेंज पे एक कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कमोडिटीज़ का पहले से जो कि डिफाइन होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट कहाँ के लिए ट्रेड हो रहा है, कमोडिटीज़ कौन सी क्वालिटी की ट्रेड हो रही है, एक्सचेंज पे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लॉन्च किया जाता है। और ये एक नेशनल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे पूरी कंट्री के बायर और सेलर डिमांड सप्लाई अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से, मार्केट की समझ के हिसाब से, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक आने वाली समय में उस कमोडिटी का क्या प्राइस रहेगा इसको डिसाइड करते हैं। नॉर्मली ये वायदा व्यापार कैरी के बेस पे काम करता है कि अगर आज हाजिर में किसी कमोडिटी का भाव 5,000 है तो 2 महीने के बाद उसका भाव क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से डिसाइड करता है। और चूँकि ये प्राइस एक नेशनल लेवल पे ओपन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो जो भी वायदा में प्राइस है उनको बहुत ही बेंचमार्क प्राइस माना जाता है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट माना जाता है, और उसके बहुत मल्टीपल यूजेस भी होते हैं। और जितने भी वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं उस प्राइस का रेफरेंस लेते हैं, उस प्राइस को ट्रेड करते हैं, हेजिंग करते हैं, अपना प्राइस रिस्क मैनेज करते हैं। तो ये हुआ एक सीमित शब्दों में कि वायदा बाजार क्या होता है। अभी हम बात करते हैं कि वायदा बाजार को किसान कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए, यूजुअली वायदा का जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत सारी कमोडिटीज़ में, अगर हम एग्री जीन्स में बात करेंगे, 4 से 5 महीने हम लॉन्च कर देते हैं, और उस 4 से 5 महीने पहले एक प्राइस का सिग्नल आना शुरू हो जाता है। तो अगर जैसे हम आज की बात करें, कोई फसल किसान सोने की बुआई की डिसीजन लेता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि भाव क्या होगा उस टाइम पे। तो सबसे पहले किसान एक वायदा को देख के आइडिया लगा सकता है कि आज से 5 महीने के बाद इस कमोडिटीज़ में क्या ट्रेड हो रहा है, मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डिमांड सप्लाई रहने के चांसेस हैं, और उसी के हिसाब से मार्केट किस तरीके से भाव को देख रहा है 4 से 5 महीने के बाद। ये एक फर्स्ट लेवल इन्फॉर्मेशन है फार्मर के पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फसल लगाने से पहले। ये एक फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ कि किसान उस प्राइस को लॉक भी कर सकता है, उस प्राइस पे अपने कमोडिटी को लॉक कर सकता है और इंश्योर कर सकता है कि जब मैं अपनी
फसल को मार्केट में लेके जाऊंगा तो मेरे को यही प्राइस मिलेगा, उसके लिए उसको वायदा में ट्रेड करना पड़ेगा। और ये प्राइस का जो रेफरेंस है, फार्मर्स एक टाइम नहीं, जब उसकी फसल बीच में है वो एक डिसीजन ले सकता है कि मेरे को आज हेज नहीं करना है तो कल कर सकता हूँ मैं, उसकी अपनी समझ के हिसाब से। या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो डिसाइड कर सकता है कि आज से 4 महीने के बाद का वायदा क्या चल रहा है, तो मेरे को आज बेचना है या 4 महीने के बाद बेचना है। तो अगर उसको फसल रखनी भी है तो उसके पास एक इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी रहती है कि आगे के वायदे में मेरे को अच्छे प्राइस दिख रहे हैं, तो मुझे अपना डिसीजन लेने में एक आसानी रहेगी। और उसके बाद फार्मर्स जब कितना बेचना है, कहाँ बेचना है, इसका भी डिसीजन वायदे के थ्रू ले सकता है कि अगर आज इस मंडी में ये प्राइस ट्रेड हो रहा है या उसके नियर बाई मंडी में ज़्यादा प्राइस ट्रेड हो रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, जो NCDX के बहुत सारे डिलीवरी सेंटर होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके भी वो डिसाइड कर सकता है कि कमोडिटी को कहाँ पे लेके जाना है और कितने दिन तक। सबसे ज़्यादा जरूरी है कब कौन सी फसल बोनी है, क्या प्राइस लॉक करना है और कब इसको बेचने का डिसीजन लेना है, और साथ में उसको हेज भी कर सकता है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।